ये कहानी एक छोटे से गांव माधवपुर की है, जिसमें मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण न कर सका, इसलिए वो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे के खेतों में काम किया करता था। इस काम से उसे उतने ही पैसे मिलते जिससे कि माँ बेटे का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था। और एक यही कारण था कि मोहन की अब तक शादी नहीं हुई थी। बेटा मोहन, तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है कि तुम्हारी शादी कब होगी, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक चांद सी दुल्हन ले आऊं और फिर मेरे घर में भी बच्चों के हंसने रोने की आवाजें आए। लेकिन क्या करें, अपन इतने गरीब हैं, इसलिए कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। जिससे भी तेरी शादी की बात की, वो सभी यही कहते हैं कि हमें गरीब घर में अपनी बेटी नहीं देनी। माँ, मैं भी क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बच पाते कि मैं अपनी शादी के लिए उन्हें जमा कर सकूं। ठीक है, चलो माँ, मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। फिर मोहन खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। मोहन की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर मोहन भी अक्सर परेशान रहने लगा। वो जहाँ पहले 5 बीघा खेतों में काम किया करता था, लेकिन अब 2 बीघा खेतों में काम करने लगे। और जहाँ 20 या 25 तक की लकड़ियां काट लेता था, अब 3 से 4 या 6 पर आ गया काम करने में। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जरा सी लकड़ियां काटकर और थोड़ी सी खेतों में काम करके ही उसका मन हिम्मत हार जाता था और वो हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता था। कहाँ तो वो पहले 2 मन लकड़ी और 5 बीघा खेतों में काम अकेला ही किया करता था और अकेले 5 किलो लकड़ियां उठाकर ले आता था, और अब उसे सिर्फ 2 किलो लकड़ी उठाना भी मुश्किल पड़ता था। जिन लोगों को वो लकड़ी बेचता था, वो लोग अक्सर उससे पूछते थे, आजकल तुम बहुत ही कम लकड़ियां लेकर आते हो। गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब नहीं काटी जाती मुझसे ये लकड़ियां। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मोहन जंगल में लकड़ियां और खेतों में काम करने जा रहा था, तभी उसे एक पंछी नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ पूरी तरह से तड़प रहा था। मोहन दौड़कर जैसे ही उस पंछी के पास पहुंचा, इस पंछी की गर्दन में लंबा सा तीर चुभा हुआ है, जिसकी वजह से पंछी की गर्दन से बहुत सारा खून निकल रहा है। मोहन ने आव देखा ना ताव और जल्दी से वो तीर पंछी की गर्दन से निकाल दिया। इसके बाद मोहन ने पंछी के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसे करने से पंछी का खून निकलना बंद हो गया। इतनी ही देर में एक शिकारी वहां पर आया, जिसे देखकर वो पंछी जख्मी हालत में ही खड़ा हुआ और तुरंत वहां से उड़ गया। यह देखकर शिकारी को बड़ा ही गुस्सा आया और फिर शिकारी ने मोहन की पिटाई कर दी। अपना गुस्सा निकालकर वो शिकारी वहां से चला गया। कुछ ही पलों के बाद पंछी का एक पूरा झुंड मोहन की तरफ आया। उसमें से एक पंछी आगे बढ़कर मोहन से बोला, भले मनुष्य, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं, क्योंकि आपने हमारे राजा की जान बचाई है। अगर आप बुरा ना मानो तो इस उपकार के बदले में हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। मोहन ये देखकर हैरान था कि किस प्रकार ये पंछी मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं। अगर आप हमारी बात मान लोगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और भले आदमी, आप हैरान मत होइए। इस जंगल में रहने वाले पंछी मनुष्य की बोली बोल सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति वन देवता ने हमें दी है। और ये वन देवता का वरदान है, जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को वन देवता ने दिया था। तभी से इस जंगल के पंछी मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और वन देवता ने हमें दी थी, और वो है उनका खजाना। वो खजाना एक संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक नहीं खोला, क्योंकि हमारे लिए हीरे जवाहरात सब बेकार हैं। भला हम पंछियों को खजाने से क्या काम। हमारे राजा वो खजाना आपको देना चाहते हैं, ताकि आपके उपकार का एहसान चुकाया जा सके। वह देवता का खजाना कहीं मेरे लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। यह सुनकर पंछी कहने लगा, हमने तो वो संदूक आज तक नहीं खोला,
वो जैसा है वैसा ही है, हजारों सालों से बंद पड़ा है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। मोहन पंछी की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गया और सोचने लगा। वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की जिंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ भला ठीक है। चलो, मुझे वो खजाना स्वीकार है। तो ठीक है, आप हमारे साथ हमारे राजा के पास चलिए। इसके बाद पंछी मोहन को जंगल के बीचों बीच अपने राजा के पास ले गया, जिसकी जान मोहन ने बचाई थी। है महान मनुष्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। सुनो तुम दोनों, इन महान मनुष्य को अपने साथ जंगल के तालाब के किनारे ले जाओ। फिर दो पंछी मोहन को लेकर आगे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो उसे तालाब के पास लेकर पहुंच गए। हम पानी के अंदर नहीं जा सकते नौजवान, तुम ऐसा करो कि 50 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आओ और पूरे जोर से तालाब में छलांग लगा दो। जहां तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा और तुम गोता मारकर संदूक बाहर निकाल लेना। मोहन ने ठीक वैसा ही किया जैसा पंछी ने उससे कहा था और तालाब से वो संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर मोहन पंछी के साथ वापस पंछी राजा के पास आ गया। महान मनुष्य, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपको ये संदूक मिल गया वन देवता के इस खजाने के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी, और वो ये बात है कि जिस आदमी की नीयत अच्छी होगी वो इस खजाने को दूसरों की भलाई के लिए काम में लेगा तो उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये खजाना किसी मतलबी, कंजूस या मूर्ख आदमी के हाथ लग गया तो उसका पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए इस दौलत पर आप अकेले हक मत जमाना, बल्कि दूसरों की भलाई के काम भी करना। ठीक है पंछी राजा, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं अपने घर चलता हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। फिर मोहन संदूक को लेकर अपने घर की ओर निकल गया और घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। मोहन की सारी बात सुनकर एक बार तो उसकी माँ कुछ घबरा गई। ना बेटे, ना इस खजाने की हमें जरूरत नहीं है। क्या पता इस खजाने को खोल लेने के बाद हम वो शर्तें पूरी ना कर सके जो पंछी राजा ने बताई है। इस संदूक में खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ बंद है। हम लोग गरीब ही ठीक है। मोहन अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया और उसने उस संदूक को दूसरे कमरे में रख दिया। मगर रात के समय जब वो सोने के लिए लेटा तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए खजाने का इस्तेमाल ना करना मुझे ये मूर्खता लग रहा है। फिर मोहन उठा और चुपचाप से उस संदूक के पास गया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यूं लगा मानो जैसे आसमान गरज रहा हो और जमीन हिल रही हो। मैं ये संदूक को बिल्कुल साफ नीयत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि संदूक में जो भी खजाना बंद है मैं उसे दूसरे लोगों की भलाई के कामों में खर्च करूंगा। मैं गरीब लोगों को दान करूंगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, दीन दुखियों और बूढ़े बुजुर्ग लोगों की सबसे ज्यादा मदद करूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो जो भी सजा मुझे मिलेंगे मुझे मंजूर। ये बात दोहराकर उसने संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठाने की देरी थी कि सारे घर में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। यह देखकर मोहन के होशों हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि संदूक में ऐसे हीरे, मोती, जेवर भरे पड़े थे। मोहन इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हो जा रहा था। अरे वाह वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। माँ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो घबरा कर उठ गई और मोहन के पास गई। मोहन बेटा, क्या बात हो गई बेटा? तुम्हें क्या हुआ? मोहन ने माँ की बात का जवाब देने के बजाय उसके सामने खजाने वाला संदूक का ढक्कन उठा दिया तो माँ भी बहुत खुश हुई। बेटा, अब मुझे तेरी शादी करने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर खजाने में से मोहन ने एक हीरा लिया और उसे बेचने के लिए अपने घर से निकल गया। काफी देर चलने के बाद मोहन एक दूसरे शहर में पहुंच गया। सेठ जी, मेरे पास एक हीरा है, मैं आपको उसे बेचना चाहता हूँ।
तो आप उस हीरे की मुझे क्या कीमत दोगे? पहले मुझे हीरा दिखाओ, मुझे हीरे की परख करने दो। फिर सुनार ने हीरे की परख करी। ये तो बहुत ही अच्छे किस्म का हीरा है। मैं तुम्हें इस हीरे के बदले 25,000 रुपए दे सकता हूँ। 25,000 रुपए की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर वहां से चला गया। और इस नगर में उसने काफी गरीब लोगों को पैसे दे दिए और बाकी के पैसे से उसने इस राज्य में अपने लिए एक घर खरीद लिया। मुझे अब अपने पुराने गांव में नहीं रहना, ताकि मुझे लोग बिना वजह तंग ना करे। मुझे ये ना पूछे कि कल तक तो तू रोटी रोटी के लिए मोहताज था, आज इतनी सारी दौलत कहां से आ गई। इसलिए मैं आज रात होने पर अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगा और बाकी का सारा जीवन यहीं बिताऊंगा। फिर मोहन वापस अपने घर की तरफ लौट गया और घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को अच्छी तरह से समझा दिया। फिर रात होने पर माँ और संदूक को लेकर नए नगर में आ गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूले ना समाई। अब देखती हूँ कि कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। मोहन ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी तो वह भी बहुत ही खुश था। फिर अगले दिन उसने एक हीरा बेचकर उसमें से आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वो अपने घर का सामान खरीद लाया। लोग जगह जगह उसी के बारे में बातें करने लगे। नगर में एक नया सेठ आया है और वो गरीबों को धन बांटता है। रात होते होते इस नगर के सेठ रघुराम तक भी ये बात पहुंच गई। बाहर से कोई बहुत ही दौलत वाला नौजवान यहाँ आया है, जो अपने बाप दादा की कमाई यूं उड़ा रहा है। आदमी की ये बात सुन रघुराम सोचने लगा, अगर ये नौजवान इसी तरह गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग तो मुझे कंजूस और धन का लालची समझेंगे। कोई न कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठिकाने करना होगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठ रघुराम मोहन के घर की ओर निकल पड़ा। अरे भाई, जरा अकल से काम लो। इस तरह से धन लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए। तुम ये दौलत लूटा रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत लूटा रहे हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। मोहन सेठ रघुराम की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे अपनी कसम याद थी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे गरीबों की मदद करके बहुत ही अच्छा लगता है। अगर भगवान ने अपन को देने वाला बनाया है तो इसमें अपन को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह कहकर मोहन ने सेठ रघुराम की बात को टाल दिया। फिर सेठ वहां से चला जाता है। ये ऐसे नहीं मानेगा। कल जब ये यहाँ नहीं रहेगा तब मैं इसकी माँ से बात करूंगा। इस तरह सेठ ने दूसरे दिन चलने का फैसला किया। फिर अगले दिन सुबह होने पर सेठ मोहन के घर जाता है। माँ जी, मुझे आपका लड़का बड़ा ही पसंद आया है, इसलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी एक ही बेटी है। मैं बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करोगी। मोहन की माँ ये सुनकर खिल उठी। नगर सेठ खुद अपनी बेटी की शादी मोहन के साथ करना चाहता है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ठीक है भाई साहब, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मोहन उस समय घर पर नहीं था। शाम होने पर जब मोहन अपने घर आया तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। माँ, अपने नगर के सेठ की बेटी के साथ मेरा रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? अगर अमीर लोगों से ही शादी करते रहेंगे तो गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ जी की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी, क्योंकि उसने कभी दुख देखे ही नहीं है। तो भला उसे गरीबों से क्या हमदर्दी होगी? आपको एक बहू ही तो चाहिए थी, तो आप किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बना लेती, ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाता। तेरे कहने से क्या होगा? इस नगर में मेरा कितना नाम होगा कि इस नगर के सेठ की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी हो रही है। और देख बेटा, तू मना मत कर। मेरी एक ही तो इच्छा है, इसीलिए वो तू मुझे पूरी कर लेने दे। इस तरह मोहन की माँ ने मोहन को शादी के लिए राजी कर लिया और कुछ ही दिनों में मोहन और सेठ रघुराम की बेटी राधा की शादी बड़ी ही धूमधाम से करा दी। लेकिन राधा को सेठ ने अच्छे से समझाकर भेजा था।
फिर कुछ दिन बीतने पर मोहन के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले दान पर राधा ने ऐतराज करना शुरू कर दिया और उठते बैठते वो मोहन को टोकती रहती। ये आपने क्या काम पकड़ रखा है? कहीं आप पाठशालाएं खुलवा रहे हैं, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, कहीं गरीबों को खाना खिला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल आपके भी बच्चे होंगे? फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ये सारे काम बंद कर दीजिए और दौलत को बचाकर रखिए। मोहन अपनी पत्नी की ये बात सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और भलाई के कामों में वो दिन रात धन खर्च करता। सेठ रघुराम तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है। वो लोगों की मदद भी नहीं करता और न ही उन पर एक पैसा भी खर्च करता है। अरे हाँ भाई मोहन तो अपने लिए एक भगवान के रूप में यहाँ आया है जो अपने गरीब लोगों की मदद कर रहा है। बात जब ज्यादा ही बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसे डांटने लगा। तुमने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। तुम्हें पता है गांव वाले मेरे लिए क्या क्या बोल रहे हैं कि सेठ रघुराम तो बहुत ही कंजूस है, अपनी दौलत पर सांप की तरह फन फैलाए बैठा है, कभी किसी गरीब लोगों की मदद नहीं करता। अपने पिता की ये परेशानी देखकर राधा सोचने लगी, घर पहुंचकर आज इस बात को खत्म ही करना पड़ेगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही कुछ न कुछ करती हूँ। अब मैं घर को चलती हूँ। फिर एक दिन मोहन बाजार में हीरा बेचकर धन लेकर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों में धन को बांटने लगा। अरे मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आप ये फालतू का काम बंद कर दो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात कभी घुसती ही नहीं है। राधा तुम मुझे इस काम के लिए मत रोको और फालतू में मुझसे लड़ाई मत करो। और राधा तेज तेज चिल्लाने लगी। तभी वहां मोहन की माँ आ गई। हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। इस नगर में और भी तो अमीर लोग हैं, ये सब गरीब लोग उनके घर क्यों नहीं जाते? माँ आप भी राधा का साथ दे रही हो। आप तो समझती हो ना गरीबी क्या होती है। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला गया। लगता है मेरी ये चाल काम कर गई। अब ये नहीं लुटाएंगे गरीबों में फालतू धन। राधा ने सोचा कि चलो वो अपने मकसद में कामयाब हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मोहन धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर ले जाकर गरीबों में बांटता। राधा ने जब ये देखा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, तो वो अपने पिता के पास गई। बेटा तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास जो खजाने से भरा हुआ संदूक है तू उसे छिपाकर मेरे पास ले आ। ना तो वो संदूक मोहन के पास रहेगा और ना ही वो गरीबों में धन बांटेगा, बल्कि वो संदूक मेरे खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। हाँ पिताजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं आज रात ही ये काम कर दूंगी। फिर रात होने पर राधा चुपचाप वो संदूक लेकर अपने पिता के पास चली गई। सेठ रघुराम उस संदूक को पाकर बड़ा ही खुश हुआ। अब मैं इस नगर तो क्या, इस देश का तो क्या, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। वो मोहन तो वो था जो इस खजाने से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांट रहा था। मैं तो इस खजाने में से किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। बेटा अब तुम जल्दी से वापस अपने घर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे पति को इस बात की भनक हो जाएगी। हाँ ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। ये कहकर राधा वहां से चली गई। फिर सेठ ने उस संदूक को जैसे ही खोला तो उसमें से खजाने के बदले एक सांप बाहर आ गया। सत्यानाश हो ऐसे संदूक का, मुझे नहीं चाहिए ये संदूक। ये कहकर सेठ अपने घर से भाग गया। भागते भागते वो सीधा मोहन के पास गया। मोहन बेटा मुझे बचा लो वरना वो सांप मुझे खा जाएगा। फिर सेठ ने सारी बात मोहन को बता दी। सारी बात जानकर मोहन को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा ही गुस्सा आया। राधा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी, और माँ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राधा जैसी लड़की कभी भी गरीबों की स्थिति को नहीं समझ सकती। बेटा हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम उस संदूक को वापस अपने पास ले आओ। फिर मोहन संदूक लेने के लिए सेठ के यहाँ चला जाता है, लेकिन संदूक में कोई सांप नहीं था। फिर मोहन ने वो संदूक उठाया और उसे वापस अपने घर ले आया। मुझे अभी संदूक को अपने पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि यहाँ सभी इंसान लालची है। मुझे संदूक को वापस उसी जगह रख आना चाहिए जहाँ से मैं इसे लाया था।
फिर रात होने पर जब पूरा नगर सो गया तो मोहन संदूक को लेकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल पहुंचकर मोहन ने उसी तालाब में वो संदूक डाल दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए।